Very good afternoon, Anuj Singh. हाँ भाई, देखो ये क्लास तो नहीं थी आज। मैंने आपसे कहा था कि इर्रेगुलर वर्ब्स पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने एक क्विज डाला था जिसमें ज्यादातर लोग, मतलब दो या तीन लोगों को छोड़ के किसी का पूरा सही नहीं था, और दो तीन लोगों से तो कुछ होता नहीं है। तो सबका सही होना चाहिए था, पूरा सही होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है। ठीक है ना? इसलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ा एक्सपेरिमेंटल क्विज है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं। जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं, तो मैं किस लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे बोलता रहूंगा ये सेंटेंस एक्टिव है इसलिए ऐसा होना चाहिए, ये सेंटेंस पैसिव है इसलिए ऐसा होना चाहिए, और आपको पता ही नहीं है कि कौन एक्टिव है कौन पैसिव है, तो आप उससे क्या ही निकालोगे। समझ रहे हैं ना? एक बेसिक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे बहुत सारी नोटिस की है कि हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि जो चीजें हम मानते हैं बहुत बेसिक है, स्टूडेंट को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। ठीक है ना? तो इसलिए हमने वो वाला जो सेशन था इरेगुलर वर्ब वाला, उसको स्किप करके, क्योंकि उसको इसके बिना समझना थोड़ा मुश्किल। क्योंकि जब आप उसकी एक्सरसाइज में जाएंगे, कोई सेंटेंस एक्टिव होगा कोई पैसिव होगा, तो वर्ब को कहाँ पे आप बताएंगे। तो वैसे तो एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले नहीं है हम। एक्टिव पैसिव हम लोग तरीके से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है और उसमें बहुत बारीकियां हैं, बहुत नुएंसेस हैं, सटेलिटी है उसकी अपने टॉपिक की। तो उसमें तो नहीं जा रहे हैं फिलहाल हम। आवाज आ रही है भाई? कोई चैट में बताओ, आवाज वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। देखो भाई, समझो बात को। तो वो कुछ, वो जो बारीकी है, जो आप वर्ब की तभी समझ पाएंगे जब आप वर्ब को सब तरह समझे। जैसे पहली क्लास में हम लोगों ने बात की थी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। हालांकि उसमें अभी भी कुछ लोगों को दिक्कत है, तो हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे शायद कल। ठीक है ना? तो जो भी पहले से लेके तीसरे तक जो भी रहेगा, आप लोगों को जिस जिस को दिक्कत है, जहां पे भी दिक्कत है, हम लोग उसकी पूरी एक्सरसाइज लेके बैठेंगे तीनों क्लास की। जहां जहां पर भी दिक्कत होगी हम सब पे बात करेंगे। क्योंकि जब तक हम पिछला पूरा वो नहीं समझते हैं बेसिक, तब तक आगे बढ़ने का कोई लॉजिक नहीं। ऑनलाइन क्लास का फायदा ये है कि आप छोटी क्लास ले सकते हो, बड़ी क्लास ले सकते हो, जिसमें हम पूरा एक टॉपिक लें। ऑफलाइन क्लास में ये होता है कि आपको 1.5 घंटा दे दिया है, तो 1.5 घंटे मुझे पढ़ाना है और आपको बैठ के पढ़ना है, चाहे वो उससे रिलेटेड हो चाहे अलग हो। कई बार टॉपिक बीच में छूट जाता है। यहाँ पे ऐसी कोई समस्या है नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, स्टूडेंट चल के आए तो आप आधे घंटे बाद नहीं कह सकते कि चलो आप यही कर लेते हैं आज। ठीक है ना? यहाँ पे समझना है कि एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब को आपको पहचाना है। एक्टिव और पैसिव जैसे आपने पढ़ा है सेंटेंस होता है, सेंटेंस नहीं, एक्टिव और पैसिव वर्ब होती है। ठीक है ना? मैंने पहली क्लास में भी आपको बोला था कि वर्ब का क्लासिफिकेशन एक्टिव और पैसिव के बेस पर भी किया जा सकता है। और यहाँ पे हम एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ पहचानना सीखेंगे कौन सेंटेंस एक्टिव है कौन पैसिव है, और एक्टिव और पैसिव होने का मतलब क्या होता है। समझ रहे हैं ना? एक्टिव और पैसिव होने का मतलब क्या होता है, इसको हम बहुत बारीक बात को आज समझेंगे। छोटी बात है। ठीक है ना? अब देखें, मैं कह रहा हूं कि सेंटेंस को कहने के दो तरीके हो सकते हैं, एक ही बात को दो तरीके से कहा जा सकता है। एक बार सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, जरा समझना बात को। जैसे मैं कहूं कि आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो दो चीजें होती है, एक तो वो जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, एक वो जो उस काम से अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। देखो भाई, वर्ब है, वर्ब का काम क्या है, क्रिया, कोई एक्शन वर्ब है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, एम टीचिंग, ये वर्ब है जिसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है। ये बात हम कर चुके हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर देखो कि एक तो काम करता है, तो ये टीचिंग करने का काम कौन कर रहा है, आई। तो हम कहेंगे आई क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। और ये जो काम मैं कर रहा हूं इसका असर किस पे हो रहा है, किसको ये अफेक्ट कर रहा है, द स्टूडेंट्स को। पढ़ कौन रहा है, स्टूडेंट्स। तो जिस पर असर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है।
भाई हमने बात की थी। और ऑब्जेक्ट सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है, इसका मतलब टीचिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका असर किस पे पड़ रहा है, स्टूडेंट पे। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात हम कर चुके हैं। जिस पर किसी एक्शन का असर होता है उसे हम ट्रांजिटिव, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिसकी वजह से वो एक्शन होता है उसे हम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहते हैं। हालांकि इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं द स्टूडेंट्स आर being taught by me, मतलब बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अगर हिंदी में बात करें, समझ रहे हैं ना, अगर बिल्कुल हिंदी में बात करें, द स्टूडेंट्स आर, अनूप क्या कह रहे हैं, नो सर। क्या नो मतलब आपको आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है, इसका मतलब आपके ऐप से आपने मेरी आवाज बंद की है। देखो कॉर्नर में एक हेडफोन से आ रहे होंगे, एक आइकन आ रहा होगा, नीचे लिखा होगा ज्वाइन ऑडियो, उस पर क्लिक करो, आपको आवाज आने लगेगी। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय मी जी, इस वाले सेंटेंस और इस वाले सेंटेंस के मीनिंग में जरा सा भी फर्क नहीं। बस फर्क ये है कि जब काम को जो करता है, ध्यान समझना, जैसे ये टीचिंग का काम कौन कर रहा है, आई। अगर काम करने वाला सब्जेक्ट होगा, अगर काम करने वाले को सेंटेंस में वर्ब से पहले रखा होगा तो हम कहेंगे वर्ब एक्टिव है। और जब हम कहेंगे कि काम करने वाला, क्योंकि काम तो मी कर रहा है, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं किसके द्वारा, मेरे द्वारा, अगर जो काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट की जगह है, मतलब वर्ब के बाद में रखा हुआ है, तो आप कहोगे वर्ब पैसिव है। समझ रहे हैं ना, ये तो हुई मीनिंग से समझने की बात, समझ रहे हैं ना, मीनिंग से समझने की बात। इसको कई तरह से पहचानना है हमने, ताकि इसे देखते ही पहचान सके, कोई बहुत लंबी चौड़ी समझ इसमें नहीं लगेगी, मीनिंग से समझे। अगर मैं आपसे कहूं कि आए, या कहो he was arrested by police, तो देखो इसमें एक्शन क्या हुआ है, अरेस्ट करने का एक्शन हुआ है, गिरफ्तार किया गया है। किसे किया गया, ही को। किसने किया है, पुलिस ने। तो पुलिस काम को कर रही है, लेकिन ये वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट की जगह रखी, इसका मतलब आप कहोगे वर्ब कैसी है, पैसिव है। समझ रहे हैं ना, वर्ब को हम लोग मीनिंग से पहचान सकते, ये एक तरीका है, सिर्फ यही तरीका नहीं है, तरीके और हैं, ज्यादा आसान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मीनिंग से भी समझे, क्योंकि जब एक्टिव पैसिव से एरर आती है तो वो मीनिंग अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो आप उस वर्ब को, एरर को नहीं पकड़ पाएंगे। तो जब वो कह रहा है ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, तो जरा ध्यान से देखें कि कौन अरेस्ट हुआ, हु, लेकिन ये किया किसने, एक्शन किसने लिया, पुलिस ने। तो पुलिस ने अरेस्ट किया ही को, क्योंकि पुलिस काम कर रही है और ऑब्जेक्ट की जगह है, मतलब वर्ब पैसिव होनी चाहिए। और अगर हम ये कहते हैं कि पुलिस अरेस्टेड हिम, तो हम कहते हैं कि काम किसने किया, पुलिस ने, और पुलिस सब्जेक्ट की जगह है। और अगर पुलिस सब्जेक्ट की जगह है तो आप कहोगे वर्ब एक्टिव है। ये तो हुआ मीनिंग से पहचानने की बात। जो काम कर रहा है अगर वो यहाँ पे है तो वर्ब एक्टिव होगी, और जिस पर काम हो रहा है अगर वो यहाँ पर है तो वर्ब पैसिव होगी। ये मीनिंग से पहचानने की बात है, लेकिन सिर्फ मीनिंग से नहीं पहचानते, हम हर बार मीनिंग निकालने नहीं जाते हैं, हम ज्यादा सही तरीके से पहचानते हैं। ज्यादा सही तरीका क्या है, एक्टिव वर्ब के तो कई सारे प्रारूप हैं, लेकिन पैसिव वर्ब सिर्फ एक ही रूप में होती है। अगर हम उस रूप को पहचान लें तो हम सेंटेंस को देखते बता सकते। पैसिव वर्ब में हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, ध्यान देना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, कैसा भी पैसिव हो वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बन सकता है। अच्छा, बी का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था, बी का मतलब हो सकता है इज, आर, एम, वॉज, वर्स, ये सब बी की फॉर्म है भाई। बी की कितनी फॉर्म होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी की 5 फॉर्म होती है जो हमने पढ़ी थी प्राइमरी ऑक्सिलरी में। बी की फॉर्म होती है इज, आर, एम, वॉज, वर। और इसके अलावा बी भी हो सकता है, बी के रूप में लिखा हुआ, बीइंग भी हो सकता है लिखा हुआ, और बीन भी हो सकता है लिखा हुआ। मतलब ये सब हो सकते हैं इस बी की जगह, और इसके बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो सेंटेंस पक्का पक्का पैसिव है।
मतलब एक्टिव की तो बहुत सारी वर्ब होती है, लेकिन पैसिव का सिर्फ एक ही ढांचा होता है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बी की जगह कुछ भी हो सकता है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, बी। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे इस वाले सेंटेंस को देखें, फोर्थ वाले को, आई वॉज रॉब्ड। अब यहाँ पे क्या है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रॉब क्या होता है, लूटना। तो वॉज बी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सोचने की जरूरत नहीं है, आप कह दें कि सेंटेंस पैसिव है। समझ रहे हैं ना? और देखें, मनी हैज बीन स्टोलन। तो देखो आगे क्या आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप देखो यहाँ बी भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। इसका मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस कैसा है, पैसिव है। किसी भी सेंटेंस में अगर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव है। इसको पहचाने बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते थे। ये क्लास जो है, ये मैंने एकदम रात को प्लान की, क्योंकि जो क्लास में आपको देने वाला था इर्रेगुलर वर्ब की, उसकी एक्सरसाइज कुछ ऐसी थी कि अगर आप लोग एक्टिव पैसिव नहीं पहचान पाएंगे तो आप लोग भटक जाएंगे। तो ये अचानक प्लान की हुई क्लास थी, क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है जो आमतौर पे ऑफलाइन क्लासेस में नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास का ना एक सिस्टम बंधा हुआ है कि ऑफलाइन क्लास में आपको इतने टाइम में सिलेबस करके देना है या कुछ भी करना है। यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं चाहता हूँ आप पूरा सीखें, और ये बहुत बेसिक दिक्कत है। कई लोगों का 40% ही सही हुआ, कई लोगों का 60% सही हुआ, और किसी ने शायद कोई ऐसे, क्योंकि दो ही ऑप्शन थे तो 50% चांस है अगर आपने गलत भी लगाया उसके सही होने के। समझ रहे हैं ना? तो आपको ये बात पक्की पता होनी चाहिए कि एक्टिव है या पैसिव। देखते आप सेंटेंस को बता दें। जैसे यहाँ देखें, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस फरवरी। तो बी तो है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब सेंटेंस पैसिव नहीं है, सेंटेंस कौन है, एक्टिव है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहचान पाए सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। इसके बिना तो आगे बात की नहीं जा सकती है वर्ब पे। जैसे अगला देखें, गोस्ट मेक हिम एफ्रेड। कहीं पे बी दिखाई नहीं दे रहा है, सेंटेंस एक्टिव है। समझ रहे हैं ना बात को? ही इज लिविंग नेक्स्ट डोर। तो आप कहोगे बी दिख रहा है, इज क्या है, बी की फॉर्म है, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की जब तक ईडी फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं होगी, तब तक ये क्या नहीं हो सकता, तब तक ये किसी भी हालात में पैसिव नहीं हो सकता। तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ध्यान से देखो, मनी हैज बीन स्टोलन। तो यहाँ पे बी भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए। आई लाइड टू हिम, पूरे सेंटेंस में कहीं बी नहीं दिखाई दे रहा है, और जब तक आपको बी, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन दिखाई नहीं देगा, सेंटेंस एक्टिव होगा। सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव होगा। कितना आसान है पहचान। दे हैड गॉन। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी बी दिखाई नहीं दे रहा है, सेंटेंस एक्टिव है। द बिल इज पेड बाय द मैन इन ब्लैक कोट। तो यहाँ पे देखो बी है, बी की फॉर्म है इज, उसके बाद आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस पैसिव है। समझ रहे हो भी बात करके? कमेंट करके बताओ कि अगर कोई बात ना समझ में आती। ये ऊपर आप कहोगे कि टेबल हमने बनाई थी लेकिन इस पे बात नहीं, ठीक है ना? क्योंकि अभी हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि सेंटेंस को कैसे पहचानना है कि वो एक्टिव है या पैसिव है। ये इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव है या पैसिव है, उसके बिना आप फिल नहीं कर पाओगे। जरा ध्यान से देखो, पहले मैंने मीनिंग बेस पे बताया कि मीनिंग से आपको कैसे समझना है सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। दूसरी बात एक और समझना कि जब भी वर्ब पैसिव होती है तो उसका असर सब्जेक्ट पर हो रहा है। बात तो पहले वाली है, मैं शब्द बदल के कह रहा हूं। जैसे मैं कहूं दे आर कैप्चर्ड, दे आर कैप्चर्ड, सिर्फ इतना है। अब क्या है, कुछ लोग ना बाय से पहचानने की कोशिश करते हैं कि अगर बाय प्लस कुछ लगाए तो सेंटेंस पैसिव। वो बिल्कुल गलत तरीका है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे पहचानो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहचानो। अब अगर मैं पूछूं क्या ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, मुझे नहीं लगता आपको किसी को दिक्कत होगी। आप कहोगे बी भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव है। कुछ कहने जैसी जरूरत नहीं, दे आर कैप्चर्ड। अब ध्यान से देखें, जब वो कहते हैं दे आर कैप्चर्ड तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि दे आर कैप्चर्ड उन्होंने किसी को पकड़ लिया, उन्होंने किसी को किडनैप कर लिया। आप कहोगे दे आर कैप्चर्ड, दे कैप्चर हो गए, दे को किसी ने पकड़ लिया। जब हम कहते हैं सेंटेंस पैसिव है तो उसका मीनिंग क्या है
कि ये जो एक्शन है ये किस पर हुआ है, ये इधर वाले। तो पहले सेंटेंस को पहचानो एक्टिव है या पैसिव है, फिर उसका मीनिंग भी निकालने की कोशिश करो कि इसका मीनिंग कैसा है। जब वो कह रहा है दे आर कैप्चर्ड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे ने कैप्चर किया, इसका मतलब है दे को कैप्चर किया गया। समझ रहे ना बात को? मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मीनिंग समझो। जैसे मैं कह रहा था आई वॉज रॉब्ड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने लूटा, इसका मतलब है मुझे लूटा गया, क्योंकि सेंटेंस पैसिव है। आप ध्यान से देखो, सेंटेंस पैसिव, और पैसिव का मतलब होता है इसने काम नहीं किया, इस पर काम हुआ। तो रॉबिंग इसके साथ हुई है, इसने नहीं की है। लूटने का काम इसने नहीं किया है, इसके साथ हुआ है। समझ रहे बात को? जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, एक आध और सेंटेंस देखें, एक दो, कि जब कह रहा है मनी हैज बीन स्टोलन, तो मनी हैज बीन स्टोलन पहले तो बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? तो सीधी बात है बी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कोई डाउट नहीं, सेंटेंस पैसिव होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? कितना आसान है पहचानना कि एक्टिव है या पैसिव है। सेंटेंस पैसिव है। अगर पैसिव है तो इसका मीनिंग निकालो, क्या निकलेगा? मनी हैज बीन स्टोलन। तो मनी ने कुछ नहीं चुराया, मनी चुराई गई। ये एक्शन जो है स्टोलन, चोरी करने का, ये मनी ने नहीं किया, बल्कि मनी के साथ हुआ। तो पैसा चोरी किया गया, किसी और ने किया। समझ रहे? तो वो कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में बाय लगा होगा, बाय थीव्स, कि चोरों ने चोरी की, कोई जरूरी नहीं है। आपको इसके बिना भी पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है और उसका मीनिंग क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पैसिव सेंटेंसेस का मीनिंग ही नहीं निकाल पाते हैं। आप में से कई लोगों ने आज एक्सरसाइज लगाई थी जो मैंने आपको दी थी, पहले इसलिए दी थी ताकि मैं ये देख सकूं कि कितने लोग, अगर मान लो आप में से 90% लोग 90% से ऊपर स्कोर करते तो हम इसे स्किप भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो जिन लोगों ने भी 100% स्कोर नहीं किया था, वो इतनी क्लास लेने के बाद दोबारा से जाके उसी क्विज को लगाओगे, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आप लोग उसी क्विज को दोबारा लगाओगे तो इस बार 100% स्कोर होना चाहिए। फिर समझना बात को, आगे बढ़े अगर तो, जैसे मैं कहूं दे हैड गॉन, क्या कहीं पे भी बी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो सेंटेंस एक्टिव है। सबसे पहले आपको बी ढूंढना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर मिल गई तो सेंटेंस पैसिव। द बिल इज पेड, तो यहाँ पे बी देखो दिख रहा है, इज। देखो बी की मैंने कौन कौन सी फॉर्म बताई है, ध्यान रखना, इज, आर, एम, वॉज, वर, और बी, बीइंग, बीन। इनमें, इनके बाद अगर कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो सेंटेंस पैसिव है, तुरंत बात। तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? पैसिव है। बिल इज पेड। ऐसे देखें, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, देखो एम तो है, बी तो है, लेकिन क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसके बाद? नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। हैविंग में क्या दिखाई दे रहा है? आईएनजी। तो बी प्लस वर्ब की आईएनजी तो पैसिव नहीं बनाता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाता है। मतलब ये सेंटेंस कैसा है? एक्टिव सेंटेंस। जैसे अगला देखो, क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड, तो बी ढूंढो, मिल रहा है, ये मिल गया बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस पैसिव। क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड, कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े किसी को नहीं धो रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं। तो ये जो एक्शन है, अगर सेंटेंस पैसिव होगा तो ये जो एक्शन है ये इस पर किया जा रहा है, कपड़ों पर किया जा रहा है, कपड़े धोए जा रहे हैं, कोई धो रहा है और कोई। He has been replaced, तो क्या बी दिख रहा है? बी दिख रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है? दिख रही है। ऐसे में ये सेंटेंस कौन है? ये पैसिव है। हम लोग इस क्लास को हमेशा बहुत छोटा ही रखेंगे, ठीक है ना? हम इसमें एक बार में बहुत कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहली वाली क्लास में हम बहुत कुछ समेट गए, और वो बहुत कुछ समेटने के चक्कर में ज्यादातर लोग क्विज में कंफ्यूज हो। अगर हमने उसे दो अलग अलग क्लास में किया होता तो ज्यादातर लोगों को समझ में आता और ज्यादातर लोगों ने सही किया होता। कल मैंने आपसे बोला इस पे डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, जितनी भी तीनों की तीनों शीट, आज की, कल की, परसों की जो भी थी, उसमें जो जो भी डाउट आए हम एक तरफ से सबकी एक्सरसाइज खोलेंगे, और जिस जिस को भी जहां जहां पे डाउट होगा वो डाउट क्लियरिंग सेशन में हिस्सा लेगा। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे डाउट नहीं है वो स्किप भी कर सकता है, लेकिन अपनी समझ को बढ़ाने के लिए आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखो, सब कुछ आता है का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ समझ भी आता है। समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती है जो आपको अभी समझ नहीं आ रही है, बस आपने किसी तरह रट ली। जैसे अगला देखो, आई हैड बीन लिविंग देयर सिंस आई वॉज 30, अब देखो यहाँ पे बीन है,
बी की फॉर्म है, लेकिन क्या इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस क्या है? एक्टिव। मुझे नहीं लगता इतनी बात के बाद आपको कभी एक्टिव और पैसिव पहचानने में दिक्कत होगी। कहीं भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, सेंटेंस एक्टिव हो। समझ रहे बात को? एक्टिव और पैसिव वर्ब को पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं 5 मिनट। देखो भाई, एक्टिव वर्ब के ये सारे कंस्ट्रक्शन है, सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिव वर्ब के हैं, और ये इनके पैसिव वर्ब है। ठीक है ना? अगर मान लो कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना है, ऐसा कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि नहीं होता है? जैसे मैं कहूं आई डू, मैं करता हूं, तो आई डू क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहा है। या ही डज, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है। तो अगर ऐसा होगा तो ये सेंटेंस प्रेजेंट है। लेकिन अगर इन सेंटेंसेस को पैसिव बनाया जाए, अब इसे तो बना नहीं सकते क्योंकि डू और डज क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखना। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव होता है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हमने पढ़ी। ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग दे दे, इनट्रांजिटिव होती है। आई डू पूरा मीनिंग दे रहा है, मैं करता हूं। ही डज, वह करता है, पूरा मीनिंग है। ठीक है ना? और जब पूरा मीनिंग दे दे तो वर्ब होती है इनट्रांजिटिव, लेकिन जब पूरा मीनिंग ना दे तो वर्ब होती है ट्रांजिटिव। तो आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। जैसे ही गेव, अब गेव क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गिव की सेकंड फॉर्म है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है पास्ट। लेकिन ये पूरी बात नहीं बता रहा। ही गेव, क्या दिया उसने? ही गेव। तो या किसे दिया? तो आप कहेंगे ही गेव मी अ नोट, उसने मुझे एक नोट दिया। तो इसका पैसिव बनाया जा सकता है क्योंकि ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है। पैसिव सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स का होता है, इनट्रांजिटिव का नहीं। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? तो आप इस बात को समझें। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अभी याद करना है, ये जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे होंगे तो इन पे सब पे बात करेंगे। ये अभी तो सिर्फ ऐसे लिख दिया मैंने कि आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें भी बी प्लस वर्ब की थर्ड वर्ड फॉर्म है, इसमें भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर कहीं पे भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो वो कैसा होगा? सेंटेंस पैसिव होगा। और अगर आप इधर देखो, कहीं पे भी आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी, कहीं पे भी। ये सारी वर्ब है कुल मिला के, बस यही। तो इन सारी वर्ब में कहीं भी आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी। बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, लेकिन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी। तो एक्टिव फॉर्म वर्ब में कभी भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होता है, और पैसिव फॉर्म में हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिन भी लोगों के आंसर जो थे वो गलत हो गए थे, चाहे 2 ही आंसर गलत हुए चाहे 4 ही गलत हुए, तो वो लोग मतलब सर जी आई डू का पैसिव नहीं बन सकता, आई डू का पैसिव नहीं बन सकता। ठीक है ना? अगर ये बताया हो कि उसने क्या किया है, तो डू एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। देखें, ध्यान से समझें। मैंने कल आपको परसों क्या बताया था क्लास में कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होती। सेंटेंस में उसका यूज बताएगा कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। जरा ध्यान से देखना। ठीक है ना? समझो बात को। जैसे आप कह रहे हैं आई डू का पैसिव नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। आई डू का पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं। लेकिन अगर मैं कहता आई डू माई वर्क, तो अब ये डू वर्ब कैसी हो गई? अब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि जो भी ये करता है वो किस पे करता है? माई वर्क। तो माई वर्क इससे प्रभावित होता है, क्योंकि डू जो एक्शन लिया जा रहा है वो कहाँ लिया जा रहा है? आप होमवर्क करते हैं तो प्रभावित कौन होता है? आपका होमवर्क, क्योंकि उस पर काम किया जा रहा है। अब इसका पैसिव बन सकता है। इसका पैसिव आप क्या बनाते हैं? माई वर्क इज डन बाय मी, मेरा काम मेरे द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं तुषार? पैसिव सिर्फ उसी का बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। ये हो सकता है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, उसकी बात हम लोग करेंगे सिर्फ एक्टिव पैसिव में, क्योंकि हम एक्टिव पैसिव की गहराई में नहीं जा रहे। हम यहाँ पे सिर्फ वर्ब को पहचानने के लिए इकट्ठा हुए कि कैसे आप वर्ब को पहचानेंगे कि वो एक्टिव है या पैसिव। तो ये सारी वर्ब है टोटल कुल मिला के।
और ये इनके पैसिव रूप है। समझ रहे? जैसे मैं आपसे सीधा पूछता, एक बेसिक बात मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे कहता इट इज डन। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, तो अगर कोई कहे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बात गलत हो जाएगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि ये असल में ही डज इट या आई डू इट का पैसिव है। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? ये एक्टिव फॉर्म है, ये इसी की पैसिव फॉर्म है। लेकिन ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। ये इंडेफिनिट का एक्टिव रूप है, ये इंडेफिनिट का पैसिव रूप है। ऐसे ही इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका एक्टिव रूप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही पैसिव रूप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही। आर्यन आपने हाथ उठाया है, गलती से उठाया या आप कुछ पूछना चाहते हैं? गलती से उठा सर। ठीक है, कोई बात नहीं। सही है भाई, बात को समझ रहे हैं? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने पूरा एक्टिव पैसिव पढ़ा है। एक्टिव पैसिव बहुत बड़ी चीज है और उसमें बहुत बारीकियां हैं। मतलब एक्टिव पैसिव जिस दिन पढ़ा जाएगा मेरे ख्याल से 8-10 घंटे की क्लास लेगा वो पूरा एक टॉपिक। तो आप इस बात को समझे कि हम यहाँ सिर्फ ये पहचानने के लिए आए थे, क्योंकि कल तक मैंने आपको बताया था हम लोग इर्रेगुलर वर्ब की क्लास लेंगे, लेकिन उसे छोड़ के मुझे ये करना ज्यादा सही लगा, क्योंकि इसके बिना शायद आप उसको पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो जब तक हम पूरी तरह से चीजों को सुलझा नहीं लेते तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कुछ भी जो आपके डाउट होंगे इन तीनों सेशन में जो अभी तक हमने लिए हैं, आप लोग प्रिपेयर रखना। कल हम इर्रेगुलर वर्ब भी करेंगे और तीनों सेशन के डाउट भी लेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना? तो आप लोगों को जो भी लगे, आप दोबारा से जाके तीनों क्विज लगाना चाहते हो लगाओ, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो। समझ रहे हैं ना? तो जो भी आपके पास डाउट है सारे क्रिएट करोगे, सारे के सारे आप इकट्ठे करोगे और उस पर हम बात करेंगे पहली दूसरी तीसरी क्लास। आज आपको क्या करना है, देखो जिन लोगों ने 25 में से 25 लगाए थे, आई अज्यूम कि उन्हें सब कुछ पता था। अगर उन्हें ये लगाया कि उन्होंने बीच में कुछ तुक्के लगाए हैं तो आप दोबारा क्विज लगाना, लेकिन समझ से लगाना। जरूरी ये नहीं है कि आपका सही हो जाता है, जरूरी ये है कि आपने समझ से लगाया, ताकि अगली बार जब आएगा तो तुक्का ना लगाना पड़े। और जिन लोगों के काफी कम स्कोर था वो लोग अब उसी क्विज को दोबारा लगा के नया जो स्कोर कार्ड होगा वो आप मुझे शेयर करना, तो मुझे पता लगे कि इतनी बात सीखने के बाद आप में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। आपको खुद भी लगना चाहिए आप में कुछ सुधार हुआ है, क्योंकि अगर सुधार हुआ है फिर तो फायदा है, नहीं तो कोई बात नहीं। और जो लोग इस क्लास में बीच में आए थे, शुरू से नहीं आ पाए थे, वो पहले यूट्यूब वाली वीडियो देखना और उसके बाद ही इसे लगाना। समझ रहे ना? आप इस बात को समझे कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सुधार के लिए हूँ। समझ रहे ना? हम लोग यहाँ पे सुधार करेंगे और इसे एक दिन किसी लेवल पे लेके जाएंगे, लेकिन बेसिक को छोड़ के तो कोई लेवल अचीव नहीं किया जा सकता। तो इतनी बात आपको मुझे उम्मीद है समझ आई होगी। कल मिलेंगे। आज आप लोग इसकी वीडियो देखेंगे या डायरेक्ट क्विज लगाएंगे, लेकिन आप ये देखेंगे क्या आप पहले से सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कर पा रहे हो तो अच्छा है, वरना हमारे एफर्ट का कोई फायदा नहीं है ना? खाली दौड़ते रहने से तो कोई फायदा नहीं अगर पहुंचे कहीं ना। तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे बात। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।